नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मुझे 9887121369 पे कॉल करें। नोट्स के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। और आपको आज मैं कल ऐसे ही खाली बैठा था तो मुझे लगा कि आरपीएससी के पेपर देखे हुए काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने आरपीएससी का पेपर उठा के देखा। तो आरपीएससी का पेपर उठा के देखा तो अब आप देख लीजिए कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। कल मैं बैठा था तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, देखो सामने एक प्रश्न क्या दो तीन प्रश्न बताऊँगा मैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आरपीएससी के पेपर देखने चाहिए। उससे क्या आपको समय समय पर आइडिया लगता है कि आरपीएससी अभी ये लेटेस्ट पेपर हुआ है 2021 के अंदर, और उसी का मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल खेतड़ी के निकट है। खेतड़ी मतलब झुंझुनू, खेतड़ी के निकट मतलब झुंझुनू। तो अब आप इसका आंसर आप खुद ढूंढे ताकि आपको पता लगे कि कैसे एनालिसिस करके किताब में से किस तरह से प्रश्न ढूंढा जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं था। कनिंगम, दयाराम साहनी, एन.आर. बनर्जी, एच.डी. सांकलिया। तो आपको इसका आंसर भी देना है। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। हरिकेली क्या है ये बताना है। भजनों का संग्रह है, नाटक है, कविता है, धार्मिक ग्रंथ है। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये भी आपको बताना है तात्कालिक कारण क्या था कि नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा था। मालवा का महेपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन। मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। ये सब आपको बताना है इसका आंसर। 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। किसे भेजा गया था। मेड़ता के जयमल को भेजा गया था, आमेर के मान सिंह को भेजा गया था, जैसलमेर के हर्राज को भेजा गया था, बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। इसके आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप ढूंढने का प्रयास कीजिए किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसी तरह से जब मैं 2016 की तैयारी कर रहा था तो मैं कोई सा भी पेपर होता है आरपीएससी का जिसमें सेकंड ग्रेड से संबंधित अगर जीके के प्रश्न आए हुए हैं तो उनको मैं एनालिसिस करता तो मुझे आइडिया लगता कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक ही टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं लेकिन कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं, तो वो सारा अपने को पता चलता है। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन कौन से सुमेलित नहीं है कि जैसे नवजीवन अजमेर से निकलता था, आगीवाण कहाँ से निकलता, अजमेर से, प्रभात जयपुर से, भारतवीर भरतपुर से। तो कौन सा इसमें नहीं है सुमेलित, आपको बताना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर किसान आंदोलन आ गए, उनके नेतृत्वकर्ता आ गए कि कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बिजोलिया का किसने किया था, बेगू का किसने किया था, सीकर का किसने किया था, करौली का किसने किया था। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस का नेतृत्व किसने किया। इससे क्या आपकी क्या सोचने की क्षमता बढ़ेगी, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ेगी, भविष्य में किस तरह के प्रश्न बना सकते हैं इस तरह की क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ। अब देखिए मानगढ़ ऐतिहासिक स्थल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कहाँ स्थित है। तो आप उसका सब आंसर देते हैं बांसवाड़ा में। लेकिन अब यहाँ पर देखो एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है कि उन्होंने हत्याकांड का सन पूछ लिया। तो इसका मतलब है कि सन भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब देखिए आप कंफ्यूज करने वाले सन भी उसने डाले हैं 1908, 1905, 1915, 1913। तो ये सारे आपके सुने हुए सन हैं और वही डाले हैं। तो आपको बताना है कि कब हुआ, सबका मुझे बताना है कमेंट करके। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। अब देखो ये भी प्रश्न विलय पत्र का आ गया कि मतलब एकीकरण से जुड़ा हुआ आ गया। तो एकीकरण का प्रश्न ये पूछ लिया। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ। अब देखो ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आरपीएससी में पूछा है, कितनी बार पूछा है।
तो इसका मतलब है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कोशिश नहीं करते हैं। कौन तो पेपर डाउनलोड करेगा, कौन फिर उसको देखेगा, कौन फिर उसका आंसर निकालेगा। तो ये सब मेहनत अगर आप कर लोगे ना, तो आपका सेकंड ग्रेड में एक बार में सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, यह एनालिसिस ही सबसे बड़ा एनालिसिस होता है। इससे ये आइडिया लगता है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित हैं, तो इसमें से बताना है नृत्य के रूप में जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप देखो यहाँ पर केवल पुरुषों द्वारा जो किया जाता है वो पूछ लिया। तो शंकरिया होगा, लुम्बर होगा, गिंदड़ होगा या चरकुला होगा। तो आपको बताना है दुगारी चित्र संबंधित है, किस शैली से संबंधित है दुगारी चित्र। सुनहरी कोटि कहाँ अवस्थित है। अब देखो बिल्कुल फैक्ट पूछ लिया, सुनहरी कोटि कहाँ अवस्थित है। अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सबसे पहले तो आपको वाद्य यंत्र के प्रकार पता होना चाहिए, फिर उसमें सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है। जो फूंक से बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा फूंक से नहीं बजता है। क्या टोटो फूंक से नहीं बजता है, क्या सतारा फूंक से नहीं बजता है, क्या बांकिया फूंक से नहीं बजता है, क्या कमाईचा फूंक से नहीं बजता है। कौन सा निम्नलिखित में से फूंक से नहीं बजता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेनली ये पढ़ना है कि कौन से तो फूंक से बजने वाले हैं, कौन से तार से बजने वाले हैं, कौन से थाप से बजने वाले हैं, कौन से टकराने से बजने वाले हैं। और उनका नाम भी है टेक्निकल, जैसे अवनद। अवनद जो होता है वो आपके थाप देकर बजाया जाता है, मतलब जैसे ढोलक हो गया। और घन वाद्य यंत्र जो आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाते हैं। तत्व वाद्य यंत्र तार से बजते हैं। तो ऐसे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखो मेमन आप पहना जाता है। अब देखो ये मेमन कितनी बार पूछा गया, कितनी बार प्रश्न पूछा गया कि मेमन आभूषण पहना जाता है। तो कितना मतलब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा आरपीएससी बार बार रिपीट करती है, प्रश्नों को रिपीट करती है, रिपीट। जोधपुर का महामंदिर उपासन स्थल है नाथ संप्रदाय से, जसनाथी से, विष्णोई से और राधा स्वामी संप्रदाय से। तो आपको बताना है सारणेश्वर पशु मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है बताना है आपको। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था रणकपुर का। क्या मंडन था, नाथा था, देपाक था, धारण था। कुवलीय माला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो 15 है, 18 है, 16 है, 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में उड़िया पठार, शाहबाद उच्च भूमि, लसाड़िया का पठार, भोरहाट का पठार, कौन सा नहीं है। अब ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये कितनी बार पूछा जाएगा, कितनी बार, मतलब मैंने ये लगभग हर पेपर में कोपेन का ये जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है हर पेपर में। फिर भी आप जलवायु वर्गीकरण में अगर कोपेन का तैयार नहीं करते हैं तो इसमें 100% गलती आपकी है। तो अब जलवायु वर्गीकरण में ये कोपेन ही कोपेन, कोपेन ही कोपेन और यही चिन्ह दिए जाते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो ना टॉपिक को, समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं कुल मिलाकर आपको सचेत कर रहा हूँ कि किस तरह से एनालिसिस करें, किस तरह से आप चीज़ों को पढ़ें, किस तरह से आप बार बार आए हुए प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ये सब अगर आप करना शुरू कर देंगे आज से ही तो आपको निश्चित रूप से 100% इसका फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में और आप याद करोगे निश्चित रूप से। तो मैं आपको आज की पेपर में केवल यही बताने वाला था कि एनालिसिस जो भी पेपर मिलता है अपने सिलेबस से संबंधित उसको उठा के देख लो, देखने में क्या जा रहा है, उससे अपना जो है विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी, आइडिया लगाने की क्षमता बढ़ेगी। तो उसमें कौन सा नुकसान है और यही चीज़ है जो आपको पता चलेगी कि हमें क्या तो छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो
इस तरह से आप करना शुरू करें। अगर इस तरह से अगर आपने करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ में आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा ये इस टॉपिक पे रहा कि पेपर का विश्लेषण किस तरह से करें और किस तरह से हम आइडिया लगाएं ताकि हम सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम सेलेक्ट हो सकें। पूरी क्षमता के साथ में आप इस तरह से विश्लेषण करें तो आपको 100% फ़ायदा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।